हर्जाना। घंटी बजी। नौकर ने दरवाज़ा खोला और वापस आकर कहा, 4 लोग हैं साहब। उनके चेहरे की हर झुर्री प्रफुल्लित हो उभर आई। वे इतनी तत्परता से उठे कि रीढ़ ने प्रतिवाद किया। नौकर समझ गया। वकील साहब खुद दरवाजे तक पहुंचते इससे पहले ही वो उन्हें अंदर ले आया। नीम अंधेरे कमरे की वातानुकूलक से छनी हवा में पसीने की तीखी गंध ने उनके आगमन की सूचना दी। स्वाभाविक प्रतिक्रिया में वकील साहब ने सांस रोकी और सिकुड़े होंठ से हवा की लंबी धार बाहर छोड़ी। आइए, उन्होंने कहा, मगर लगा जैसे फुफकारे हों। गंध बाहर तो नहीं निकली, पर उनके भीतर असर कुछ कम हुआ। उन्हें अपने इस अनअभिप्रेत तिरस्कार के से भाव में लिपटे स्वागत का अफसोस हुआ। वे सचमुच प्रेम से अभिवादन करना चाहते थे। जितनी उत्कंठा से इनकी प्रतीक्षा कर रहे थे, उतना इंतजार तो अशोक हॉल में पद्मश्री लेने के दिन का भी नहीं किया था। हफ्ते भर से इन अजनबियों की प्रतीक्षा में सांस रोके बैठे थे। उन्होंने कहा था अपनी पत्नी से, क्या कमाल की चीज़ है टेक्नोलॉजी। अजनबी भी आपको चुटकी बजाते ही खोज निकालते हैं। यही हुआ था। उनके पेशे संबंधी संस्मरण नॉट ऑन ओथ अंग्रेजी के सभी प्रमुख अखबारों और कई वेबसाइट पर हुआ था। इधर किताब बाहर, उधर उसकी चर्चा शुरू। बाजार में आने से पहले ही प्रचार का सारा मसाला तैयार था। पीआर फर्म ने बड़े बड़े विधिवेत्ताओं से समीक्षाएं लिखवा ली थी। पुस्तक के कितने ही पहलुओं पर लेख भी लिखवा लिए थे और समय समय पर अखबारों में वे छप भी रहे थे। उनकी तस्वीरें, उनके साक्षात्कार, पुस्तक के छपने की खबरें, पुस्तक के अंश, पुस्तक की समीक्षा, महीना 1.5 महीना तो वे छाए ही रहे। किसी टटपूंजिए की नहीं, देश के 10-20 शीर्षस्थ अधिवक्ताओं में एक की पेशा संबंधी संस्मरणों का पुलिंदा थी ये किताब। 4 प्रधानमंत्रियों समेत शायद ही ऐसा कोई सत्ताधारी या अन्य अति विशिष्ट व्यक्ति होगा जिसका नाम इस किताब में नहीं था। खबर तो ये भी फैली थी कि अब अति विशिष्ट लोग ये देखने के लिए ही किताब खरीद रहे थे कि उनका नाम इसमें शामिल है या नहीं। जिसका नाम ना हो उसे अपने ही महत्व पर संदेह होने लगा था। किताब के लिए मिली मोटी रकम से बढ़कर महत्व इस प्रशंसा का था। लेकिन पूरे 6 महीनों के बाद जो संदेश फेसबुक के रास्ते आया था, उससे वे चकित हो गए थे। भोपाल के एक हिंदी अखबार ने उनकी पुस्तक के एक अंश का अनुवाद छाप दिया था। वे तो खुश होकर अखबार के उस पृष्ठ की फोटो निहार रहे थे कि कंप्यूटर स्क्रीन के दाहिनी ओर निचले कोने में एक चौखाना उछलकर उनका ध्यान खींचने लगा। कोई अजनबी था। उनसे कह रहा था, सर आपको टैग किया है, हम बहुत ही प्रभावित हुए हैं ये अंश पढ़ के। तब याद आया कि इस अप्रत्याशित प्रचार का उन्हें पता ही इसलिए चला कि किसी ने उन्हें टैग किया है। ये खबर जीमेल की मार्फत उन्हें फेसबुक नोटिफिकेशन में दी थी। वकील साहब अजनबियों के मैसेज का जवाब नहीं देते। वे लॉग आउट कर गए। लगभग फौरन ही मोबाइल के बार बार टुनटुना कर मेल पर फेसबुक नोटिफिकेशन की इत्तला देते रहने से झुंझला कर वे दोबारा कंप्यूटर में जा बैठे। मोबाइल पर यह सब उनसे नहीं होता। देखा किसी समीर नाम के अजनबी के धड़ाधड़ कई संदेश आए पड़े हैं। हिंदी वे पढ़ नहीं सकते, सो नौकर से पढ़वाया। जो सुना उससे वे हैरान रह गए। भोपाल के किसी आशा के कदम आस्क संगठन से किसी समीर का संदेश था। कहा था, गैस पीड़ितों के बच्चों का संगठन है जो अब जवान हो चुके हैं, उनका सम्मान करना चाहते हैं भोपाल में। माननीय वकील साहब, आपकी किताब का यह हिस्सा पढ़ा, आंखें नम हो आईं। आपको ये केस लेने का कितना अफसोस है ये जानकर आपके लिए मन में श्रद्धा हो गई है। आज की डेट में कौन अपनी गलती कबूल करता है? आपने किया, बड़ा साहस का काम है। हम इस साहस के लिए आपका सम्मान करना चाहते हैं सर, अगर आप मौका दें। दूसरा मैसेज उसके नीचे था, सर आपको तो बड़े बड़े इनाम इकराम मिले हैं, हमारे जैसे छोटे लोगों का ये छोटा सा सम्मान आपके लिए क्या मायने रखता होगा? कुछ भी नहीं। हमारे पास पैसा भी नहीं है, बस एक प्रशस्ति पत्र दे सकते हैं, लेकिन दरिद्र नारायण के आशीर्वाद से बढ़कर और कोई धन नहीं होता सर। हम और कुछ अफोर्ड कर भी नहीं सकते। प्लीज़ जवाब दीजिए सर।
फिर एक और संदेश। सर आप बुरा ना माने, इसमें हमारा भी स्वार्थ है। क्या है, हमारा संगठन छोटा सा ही है, भोपाल में सब जानते हैं लेकिन बाहर कोई नहीं जानता। आप आएंगे तो बड़े अखबारों में हमारे संगठन का नाम भी छपेगा, कुछ हमारी मदद हो जाएगी। हाँ कहिए सर प्लीज़। और अंत में, सर अगले हफ्ते दिल्ली आना है, आप अपना फ़ोन नंबर भेज दें तो बात कर लेंगे, आपको इज्जत से न्योता देंगे। हमारा इतना फ़र्ज़ तो बनता ही है ना सर। प्लीज़ ना मत कहिए सर, हाथ जोड़ के प्रार्थना है। साथ में जुड़े हुए हाथों का इमोजी भी था। वे सोच में पड़ गए। ऐसी संभावना तो कल्पनातीत थी, लेकिन दुनिया में एक से बढ़कर एक अजीब घटनाएं घटी हैं। इनसे बात करने में हर्ज ही क्या था। उन्होंने फ़ोन नंबर भेज दिया। लगभग फौरन ही फ़ोन आ गया, उसी समीर का। तय हो गया, 4 लोगों का प्रतिनिधि मंडल उन्हें औपचारिक निमंत्रण देने शुक्रवार को उनके घर आएगा। वकील साहब ने शाम की चाय पर बुला लिया। वे तब से दिवा स्वप्न में डोल रहे थे। बेचैनी ऐसी कि कहीं टिक कर बैठा नहीं जाता था। बार बार किताब का अपना वो अंश पढ़ते और आंखें मूंद कर उस दुविधा को फिर जीने लगते जिस पर विजय पाकर ही आखिर उन्होंने खुद को ये लिखने को तैयार किया था। बड़ी मुश्किल से लिखे थे उन्होंने ये शब्द। कई बार रुके, लिखा, काटा, फिर लिखा। पत्नी को पढ़ के सुनाया, उससे कितनी देर सलाह की। आज उन्हें अच्छा लग रहा था कि उन्होंने आखिर ये लिखने का साहस किया था। सचमुच उन्हें कितनी हिम्मत जुटानी पड़ी थी वे ही जानते हैं। लिखते हुए भी दिल में टीस उठती रही और बाद में देर तक दिल बोझल सा रहा। ये दर्द उन तक पहुंच ही गया जिनके लिए मन में एक हल्का सा अपराध का सा भाव रहता था। ये जानकर राहत हुई। लगने लगा कि इस पुस्तक का लिखना ही उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि रही, कि यही लिखने के लिए अदालतों में उम्र बिताई थी। इस संस्मरण ने उन्हें उनसे भी वाहवाही दिलवा दी थी जो उनके ये केस जीतने पर अखबारों में तल्ख टिप्पणियां करते रहे थे। उन्होंने इस ढलती उम्र में प्रशंसा का वो स्वाद चखा था जो अब तक किसी भी केस को जीतने पर उन्हें नहीं मिली थी। विधि शास्त्र में अपने प्रतिद्वंद्वियों की प्रशंसा उन्होंने हासिल की थी। अपने से अलग विचारधारा रखने वालों के सर भी उनके सामने अदब से झुके थे। लेकिन अब जिस तरह की तारीफ की बारिश हो रही थी उसका स्वरूप कुछ और ही था। उनकी भाषा की वाहवाही, उनकी सत्यवादिता को दाद मिली और सबसे ज़्यादा उन्हें सराहा गया था इस बात के लिए कि अपने किसी भी ग्राहक का कोई भी राज उन्होंने फाश नहीं किया। प्रोफेशनल एथिक्स की इस मिसाल पर वे सबसे शाबाशी पा रहे थे। प्रकाशक ने उनसे कहा था, संस्मरण की क्या आलोचना हो सकती है, आपकी मेमोरी है, आपको जो जानते हैं वह बस इतना कह सकते हैं कि आपने कहीं सच को छिपाया है कि नहीं, मगर लगता है कि आपने सच से समझौता नहीं किया। और अब ये स्तुति उनके मुख से जिनका वे खुद को गुनहगार समझने लगे थे, जिनको वे शब्द संबोधित तो नहीं थे, जिनसे उन वाक्यों में क्षमा की याचना जैसा तो कुछ नहीं था, पर जिनका अस्तित्व ही उन शब्दों का अर्थ देता था। जीवन ने उन्हें कितना कुछ दिया और अब अंत में ये प्रशस्ति मिल रही है। स्वयं देवता उनकी ग्लानि से प्रसन्न है, उन्हें विश्वास हो गया। किंचित गर्वपूर्वक उन्होंने पत्नी को बताया कैसे खुद गैस पीड़ित उनसे प्रभावित हुए हैं। जिनके खिलाफ मुकदमा लड़ा वे लोग तुम्हारा सम्मान करेंगे, तुमने यकीन भी कर लिया कि ऐसा होगा, मत्ती तो नहीं फिर गई। मुकदमा हम सरकार के खिलाफ लड़े थे, उन्होंने अनावश्यक जिरह की और अपने तर्क के दोष को खुद ही समझ गए, जिसे पत्नी ने लपक लिया। अच्छा, पत्नी ने तंज किया, सरकार का तो तुमने बहुत नुकसान किया। आत्मप्रवंचना की ढाल को उसके तीखे बोल भेद गए थे। अपनी स्तुति सुन वे अपनी जिस पेशा जनित शंकालुता को भी भुला बैठे थे, उसे पुनः जागृत करने की पत्नी की जिद से निरुत्साहित हो वे खफा हो गए। पत्नी को अपने ही आक्रमण पर अफसोस हुआ। कुछ देर उन्हें खुश रह लेने देती तो क्या बिगड़ जाता। दोनों चुप हुए। अगली सुबह पत्नी ने नाश्ते के समय आगाह किया, देखो वहां बुलाकर कहीं आपके खिलाफ नारे ना लगवा दें। क्या हुआ, नारे लग गए तो? उन्होंने नाराज होकर पूछा। फालतू की बात करती है, नारे लगते हैं तो लगे, लोगों को अधिकार है। हाँ, कुछ बदनामी होगी तो क्या हुआ, अफसोस तो उन्हें है ही ना कि उन्होंने कार्बाइड का केस क्यों लिया, इसे अपनी भूल का दंड समझ लेंगे। एक तरह से अच्छा भी हुआ कि पत्नी ने इसका दूसरा संभावित पहलू सुझा दिया। जब से तय हुआ है कि आस के लोग आएंगे, उन्होंने बहुत कुछ सोच लिया है। सर्दियों में जाना ठीक रहेगा। इन गरीबों से एयर कंडीशन हॉल की उम्मीद नहीं की जा सकती। क्या पता उन्हीं से कुछ पैसे लेकर ऐसा हॉल बुक करने को तैयार हो जाए। कौन जाने इसी बाबत बात करने आ रहे हैं।
क्या मालूम चिट्ठी मेल आदि लिखकर इसका सुराग न छोड़ना चाहते हो। यही बात होगी, मगर ये एथिकल नहीं होगा। भले ही किसी पुरस्कार के लिए नहीं, बल्कि सबकी सुविधा के लिए हॉल के पैसे दे रहे हों, फिर भी ठीक नहीं है। प्रकाशक से दिलवा देंगे, ये भी ठीक नहीं होगा। कोई दोस्त भी दे ही देगा। चलो कोई रास्ता निकल आएगा, देखते हैं वे क्या कहते हैं। वही आए हैं, 2 आदमी 2 औरतें। जवानी तो उनकी ढल रही थी, शायद अधेड़ ही रहे हों। बाहर की धूप से एकदम अंदर आने से वे कुछ ठीक से देख नहीं पा रहे होंगे। ठिठके से खड़े थे, उनमें एक का दम फूला हुआ था। बस फाटक से दरवाजे तक 20 कदम आते आते ये हाल। पानी पीजिए, बड़ी गर्मी है, वकील साहब ने कहा। नहीं तो सर, नीले कुर्ते वाली स्त्री ने अपने दुपट्टे से मुंह पोंछते हुए कहा। बहुत ठंडा है यहाँ। वकील साहब उन्मुक्तता से उसकी मासूमियत पर हंस दिए। बाहर गर्मी है। खैर आइए। ठंडे नीम अंधेरे कमरे में कालीन पर पैर रखते हुए वे कुछ हिचकिचा से रहे थे। चप्पल उतारने लगे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आइए आइए बैठिए, वकील साहब ने कहा। इसको साइलेंट पे करना ठीक रहता है क्या, पता नहीं। आइए बैठिए, वकील साहब ने कहा और नौकर को देखा, जिसने फौरन कई बटन दबा दिए। कमरा रोशनी से जगमगा उठा। चारों ने अलग अलग सोफे पर जगह ले ली। जिसकी सांस चढ़ी थी वो लंबी सांसें खींचकर फूंक की तरह बाहर छोड़ रहा था। सर, मैं समीर, आपसे ही मैंने फ़ोन पे बात की थी, मैंने ही फ़ोन पे बात की थी, दूसरे आदमी ने कहा। पूरा नाम? पूरा नाम यही है सर। आज तक मैंने अपनी जात किसी को नहीं बताई। मैंने तय किया है कि एक ही नाम रखूँगा। उसकी आंखों में ऐसी हर्ष मिश्रित मुस्कान थी कि लगता ही नहीं था कि वो किसी बात का विरोध कर रहा है। वकील साहब को थोड़ा सा आश्चर्य हुआ। कालीन को देख हिचकिचाने वाला ये आदमी अपनी बात पूरी दृढ़ता से रख रहा था। उसमें आत्मविश्वास की कमी नहीं थी। वे चारों उस विंग चेयर को देख रहे थे जिसमें वकील साहब धंस गए थे। क्या कुर्सी थी, लगता था गद्दों से बनी है। बड़ी खुशी हुई सर आपसे मिलकर। आपकी फ़ोटो देखी थी ना अखबार में, आपको असल में देख लिया, बहुत इच्छा थी। वकील साहब गदगद हो गए। सर, जैसा कि आपको समीर ने बताया ही होगा, हम लोग भोपाल से आए हैं। गरीब मजलूमों को इकट्ठा करके रोजगार के लिए और बेहतर वेतन के लिए संघर्ष करते हैं, नीले कुर्ते वाली ने कहा। वो इनमें सबसे कम उम्र की लग रही थी। बहुत अच्छा काम है, वकील साहब ने कहा। सर, हम सब गैस पीड़ितों के परिवार से हैं, मतलब बाद में पैदा हुए, वो कहती रही। हम गैस पीड़ितों के घरों में इलाज की पर्चियाँ वगैरह संभाल के रखी रहती हैं, कई कई कॉपियाँ, जाने कब किस काम आ जाए। अदालत से कोई आदेश आता है कॉम्पनसेशन का तो दिखानी पड़ती है, अस्पताल में तो चाहिए ही, प्रेस वाले भी मांग ही लेते हैं। विरासत है, हमारी विरासत है। ये समीर है ना, इसके 3 भाई बहन गैस लगने से मर गए थे। मेरी फैमिली में सर माँ पहले ही दिन मर गई गैस खा के। अरे अपना नाम तो बताया ही नहीं, मैं रोहिणी सर, रोहिणी पासी। बाकी दोनों ने भी अपना परिचय दिया। सफ़ेद साड़ी में आरिफा खानम थी और उसने बताया कि उसके परिवार में दादाजी गैस खा के मर गए थे। और कोई तो मरा नहीं सर, लेकिन कोई जिया भी नहीं, माने ठीक से नहीं जिया। कभी अस्पताल, कभी कचहरी, कभी कलेक्टर के दफ्तर, कभी कहीं कभी कहीं, कभी धरना, कभी प्रदर्शन। शाहजहानी पार्क में हर हफ्ते हमने डेमोन्स्ट्रेशन किया। हर शनिवार की दोपहर को अम्मी मुझे लेके जाती थी वहाँ। गैस पीड़ितों का धरना होता था हर हफ्ते। 25 साल तक किया। मेरे को नौकरी मिली तब छोड़ दी, बाद में भी चलता रहा धरना। उसने अपने पर्स में से निकालकर मुड़ा तोड़ा एक अखबारी कागज़ का पुराना पन्ना उन्हें पकड़ा दिया, जिस पर उनकी और उनके पुस्तक के आवरण पृष्ठ की तस्वीर छपी थी। उन्होंने पन्ना हाथ में लेते हुए कहा, थैंक यू, थैंक यू। मैं तो कहना ही भूल गया था कि लेके आना, वापस नहीं करूँगा। आप ही के लिए है सर, हम तो आपकी किताब भी लाए हैं, साइन कराएंगे आपसे। आरिफा ने चौड़ी मुस्कान उन पर फेंकी। ऑफ कोर्स, उन्होंने कहा। शर्ट पैंट में सांस की तकलीफ से पीड़ित आदमी इनमें सबसे बड़ा लग रहा था। अब तक उसकी सांस सम पर आ गई थी। वकील साहब ने उसे प्रश्नवाचक मुद्रा में देखा। एक ही कहानी है, हम सबकी क्या सुनाएं। वो कुछ हंस सा दिया। 2 साल का था जब सोते में गैस खा गया था, तब से यही हाल है। बैठे बैठे सांस फूलती है। योग सीखा है, योग वाली टीचर ने बताया, ऐसे सांस लिया करो, ऐसे छोड़ा करो, आराम मिला है। मगर जो चीज़ अपन के पास नहीं वो कहाँ से मिलेगी। क्या है, अपन के पास सेहतमंद फेफड़े नहीं हैं।
डॉक्टर कहते हैं कि फेफड़े पूरे बने ही नहीं, शायद उनका कुछ हिस्सा मर ही गया, शायद मतलब काम नहीं करता। उसने उंगलियां माथे से लगाकर बड़ी अदा से सर झुकाया, मानो आदाब करके कोई शेर सुनाने जा रहा। अकरम अली नाम है, लोग खाकसार को निष्कर्म कहते हैं। कोई काम किया ही नहीं जाता तो कहेंगे ही ना। वो धीरे से हंस दिया, लगा जोर की हंसी का बोझ उसके सीने पर भारी पड़ेगा। सभी उसकी हंसी में शामिल हो गए। वकील साहब मगर हंसी में साथ नहीं दे पाए। जिनकी चर्चा सुनी थी, जिनके वकीलों के तर्कों पर उन्होंने अपने पैने दांत गड़ाए थे, लगा उनमें से कुछ किरदार यहाँ नमू हो गए हैं। उन्हें महसूस हुआ कि अदालत के बाहर का सच उन्होंने आज देखा है। नौकर अंदर बाहर होता रहा। कुछ देर नाश्ता चला, बात कोई नहीं हुई। वकील साहब सिर्फ एक बिस्किट कुतरते रहे। चुप्पी समीर ने ही तोड़ी। सर आपकी किताब है ना, हमने नहीं पढ़ा। ईमान की कसम बिल्कुल नहीं पढ़ा। अपनी अंग्रेजी तो बस ऐसी है कि क्या बताएं, लेकिन जो अखबार में छपा था पढ़ा, कई बार पढ़ा। पढ़ के दिल भर आया सर, क्या लिखते हैं आप। खामखा वकील बन गए। आपको तो लेखक होना चाहिए था। अपने भोपाल में भी बड़े बड़े हुए लिखने वाले, लेकिन दम है सर, आपकी कलम में दम है, अलग ही दम है, मान गए। वकील साहब ने नकार में सर हिलाया। आपको तो मुझसे शिकायत होनी चाहिए। मेरी वजह से आपका बहुत नुकसान, कहते कहते वे चुप हो गए। उन्हें पहली बार लगा कि अब उन पर मुकदमा चलने वाला है। उन्हें बरबस ऑटो रेने कैस्टिलो की कविता याद आ गई। एक दिन मेरे देश के अराजनैतिक बुद्धिजीवियों से हमारे सबसे साधारण लोग पूछेंगे कुछ सवाल। सर एक बात पूछें? समीर ने उनकी तरफ झुककर कहा। वे सिहर उठे। समीर कहता रहा, सर एक बात जानने का बहुत ही मन है। हम लोग अक्सर ये बात आपस में करते ही रहते हैं कि उस कांड का सच क्या था। आपने साबित तो कर दिया कि कंपनी का कोई कसूर था ही नहीं। गैस निकली तो किसी मजदूर की लापरवाही से निकली, पर ऐसा नहीं था ना। आप जरूर सच जानते होंगे। वकील साहब का आक्रांत हृदय कुछ शांत हुआ। वे कुछ देर विचार मग्न रहे, फिर धीरे से बोले, मामला इतना सिंपल भी नहीं है। दरअसल क्या है, किसी से भी लापरवाही हो सकती है, यह तो सबको मालूम होता है। इसलिए फैक्ट्री के डिज़ाइन में इससे बचने के उपाय होते हैं। इसके लिए ही तो सुरक्षा के उपकरण बनते हैं। देखिए, जैसे कानून बनता है ना, ये उसी तरह से होता है। कानून यही सोचकर बनता है कि इंसान के खिलाफ और जानवरों के खिलाफ भी गुनाह किए ही जाएंगे। इसी की सज़ा देने के लिए कानून बनाते हैं। इसी तरह लापरवाही होगी, यही मानकर फैक्ट्री का डिज़ाइन बनता है। उसको रोकने का पूरा इंतज़ाम होता है डिज़ाइन में। हमने इस पर जोर दिया था। हमने तो किसी मजदूर को दोषी नहीं ठहराया। आपको गलत फहमी है। हमने किसी मजदूर को दोष नहीं दिया, नॉट एट ऑल, नो। हाँ, कंपनी से कुछ लापरवाही हुई थी। ओह, ये तो अदालत में आपने साबित किया। हम कुछ और पूछ रहे हैं। रोहिणी ने बात का सिरा पकड़ा। हमारे यहाँ कहते हैं कि दाई से पेट क्या छिपाना। आप तो कार्बाइड के वकील थे। आपने कहा भी है कि ऐसे केस में बड़े बड़े लोगों के बड़े बड़े राज पता चलते हैं, तो आपको भी तो कार्बाइड ने अंदर की बात बताई होगी। वकीलों को बहुत कुछ पता चलता है, ये तो सच है। मगर सर, आपने अपनी किताब में ये सब नहीं लिखा, आरिफा ने कहा। मैंने बहुत मेहनत की और उतना हिस्सा तो किताब में पढ़ ही लिया जो आपने इस इशू पर लिखा है। उसका स्वर कुछ रूखा सा था। ऐसा कुछ हम लिख नहीं सकते। हमारे प्रोफेशन के कुछ नियम होते हैं। वकील और ग्राहक के बीच जो भी बात होती है उसे सीक्रेट रखना होता है। मैं आपसे ये सब शेयर नहीं कर सकता। ये उनकी प्राइवेट बात होती है। क्या बात है सर, क्या बात है। हमारे तो घर भी प्राइवेट नहीं है। कोई दरवाजे पे खड़ा हो जाए, बस सामने सब दिख जाता है। ये गोपनीयता भी क्या खास चीज़ है सर। इनको माने बड़े पूंजीवादियों को अलाउ है सर, अपनी सब बातें राज बनाए रखें। अपने डिज़ाइन, अपने उपकरण, अपने इरादे, अपने व्यापार बढ़ाने की पॉलिसी, सब कुछ। कमाल है ना सर, अकरम ने कहा। वकील साहब फिर से कुछ असहज महसूस करने लगे थे। चुप रहे। हम लोग आंदोलन करते हैं ना, उसका भी कुछ भी गोपनीय नहीं रख सकते। कुछ भावना का भी उद्गार हो, कभी कहीं लिख देते हैं तो हम राष्ट्रद्रोही हो जाते हैं। खुले में अपनी बात कह ही नहीं सकते सर। प्रदर्शन तो खुले में ही होता है। सड़क पर किया था परसों, यहीं दिल्ली में।
रोजगार मांगने के लिए दे दनादन पुलिस की लाठी पड़ी, रोहिणी ने कहा। लेकिन आपको कैसे पता चलेगा? मीडिया में तो दिखाया ही नहीं था। फालतू की बात लेके बैठे हो, समीर ने उन्हें झिड़का। जो बात करने आए वो तो रह ही गया। वकील साहब ने धीरज भरी मुस्कान उन पर फेंकी। कोई बात नहीं, आपकी जगह मैं होता तो मेरे को भी गुस्सा आता। समीर के दखल से उन्हें राहत महसूस हुई। वे खुलकर मुस्कुराए। आता ना सर? आरिफा ने बात लपक ली। मैंने कहा था ना इनकी बातों में ईमानदारी है। कितनी ईमानदारी से कहा है, इनको भी गुस्सा आता। सर इसीलिए तो हम आपका सम्मान करना चाहते हैं। लेकिन क्या है? कहते कहते समीर एकदम चुप हो गया। जी कहिए, वो कहिए जो कहने के लिए आए हैं। सर बात यह है कि आपकी बात ने दिल को छू लिया, रोहिणी ने हड़बड़ा कर कहा। थैंक यू। वकील साहब इतने हौले से बोले कि उसका बस आभास ही चारों को हुआ। इस धीमी आवाज से उन्हें भान हुआ कि वे उस आदमी के घर में हैं जो इसी तरह सर को जरा सा झुकाए देश के न्यायमूर्तियों के सामने धारा प्रवाह तर्क पेश करता रहा है, बिना आवाज ऊंची किए अपनी बात मनवाता रहा है। वे कुछ अस्थिर से हो गए। नहीं, आप कहिए तो क्या कहने आए हैं? वकील साहब की आंखें उनके चेहरों को टटोलने लगी। आरिफा उन्हें ताक रही थी। उनके विचलन ने जैसे उसे शर्मिंदा कर दिया हो। सर आप भोपाल आएंगे ना? माफ़ कीजिए, हम आपके रहने लायक जगह का इंतज़ाम नहीं कर पाएंगे। ओह, उसकी फिक्र आप ना करें, हम अपना खर्चा खुद देंगे। और अगर आप बुरा ना माने तो आपके संस्था को कुछ डोनेशन। सर आप अपना चेकबुक ले आए सर, वही सबके सामने देंगे ना, तो कोई ये तो नहीं कहेगा कि हमने डोनेशन लिया इसलिए। आप समझ रहे हैं ना सर? वकील साहब सब समझ रहे थे, उन्हें ऐतराज़ नहीं था। वे जानते थे कि ये इल्ज़ाम तो लगेगा ही, भले वे चेक वहाँ दें या पहले दें। पर इन युवाओं के पसीने से धुले देदीप्यमान चेहरों को देखकर लग रहा था आज वे उनके किसी भी आग्रह को टाल नहीं पाएंगे। आरिफा ने धीरे से उनकी किताब की प्रति उनकी ओर बढ़ा दी। सर आस्क के लिए साइन कर दीजिए। अरे आपने खरीदी क्यों? हम आपको दे देते, वकील साहब ने कहा। उन्होंने प्रति पर आस्क को शुभकामनाओं के साथ दस्तखत करके किताब टेबल पर रख दी और 4 प्रतियां अंदर से मंगवा कर हर एक को एक एक प्रति साइन करके लिफाफे में बंद करके पकड़ा दी। चारों ने दिन तारीख तय करके उनको सूचित करने की कहकर विदा ली। 10 दिन बाद समीर ने फोन किया। 2 हफ्तों बाद शनिवार को कार्यक्रम कर सकते हैं। गांधी भवन के ऑडिटोरियम का भाड़ा देना था, सो वे पहले उनसे कंफर्म करना चाह रहे थे। वकील साहब को अचरज हुआ, इतनी जल्दी हॉल मिल रहा है? गर्मी है ना, ज्यादा बुकिंग नहीं होती, समीर ने कहा। वकील साहब ने हाँ कर दी और ट्रैवल एजेंट को खबर कर दी। सब तय था। गांधी भवन में शाम 4:30 बजे पहुंचना था। वे भोपाल के हवाई अड्डे पर उतरे तो टैक्सी तैयार खड़ी थी और स्वागत के लिए गुलदस्ते लिए खड़े वरिष्ठ वकीलों का झुंड नाराज कि उनके रहते पहले से टैक्सी क्यों बुक की। समीर और रोहिणी ने रपक कर उनका और पत्नी का सामान उनके हाथों से ले लिया। हम पेशाओं के चेहरे पर मुस्कान तो थी पर निश्चल नहीं लगी। वे कुछ पशेमा से हुआ है। सर कल इधर थे, आज उधर हो गए, दोनों जहां लूट रहे हैं आप तो, भोपाल के बार काउंसिल के अध्यक्ष विकास गुप्ता ने कहा। उसका मन किया गुलदस्ता मसल दे। उसे उन्होंने टैक्सी में ही छोड़ दिया। तुमने सुना उस विकास ने क्या कहा? आपको उससे बात करनी चाहिए थी, आपका जूनियर रह चुका है। तुम्हें भी कुछ समझ में आता है कि नहीं? पहले पैर छूता था, आज कैसे तन के खड़ा था। कहने के अंदाज में तंज नहीं था क्या? मुझे तो लगा कि जैसे उसे कुछ जलन मच रही है। खैर कुछ देर सो लेते हैं, पत्नी ने कहा। रात में तो जाने कितने लोग घेर लेंगे, जाने कब लौट पाएंगे। मैं सोच रहा हूँ जो मैंने कार्बाइड के केस में कमाया वो सब इस संगठन को दे दूंगा, उन्होंने पत्नी से कहा। स्तंभित से उन्हें ताकती रह गई। मतलब करोड़ों दे दोगे? 1,00,000 10 लाख तक ठीक है, तुम मूड खराब मत करो। पत्नी की भ्रुकुटियां तन गईं। उन्हें भी लगा कि उनका दिमाग फिर गया है। ऐसी भी क्या शर्मिंदगी, उन्होंने पेशे का धर्म निभाया है, कोई गुनाह थोड़ी ना किया है। पत्नी कुछ देर में सो गई। उनकी आंख नहीं लगी। शाम को क्या होगा, कितने लोग घेर लेंगे, क्या कहेंगे, यही सोचते रहे। सबसे ज़्यादा बेचैनी ये सोचकर होती रही कि वहाँ जाने कितने गैस पीड़ित होंगे, उनका सामना भी कैसे करेंगे। उनका दिल रह रह कर दिमाग पर हथौड़े बरसाने लगता। 3 बजे से ही पत्नी तैयारी में लग गई।
उन्होंने बसरा मोतियों की 2 लड़ी और केरल की सुनहरी जरी की दूधिया साड़ी चुन रखी थी आज के मौके के लिए। यहाँ आकर मन किया मोगरे का एक गजरा जूड़े पर लपेट लें, यहाँ तो चलन भी है, अच्छा भी लगेगा। फ़ोन करने की देर थी, टैक्सी दौड़ गई। पति को काला सूट पहने देख वे हंस दी। कभी तो वकीलपना छोड़ो, चलो कुर्ता पहनो। बांग्लादेश में पारंपरिक तरीके से बनाए जा रहे इंडिगो में रंगे शांत नीले पोखर सा कुर्ता उन्होंने पति को पकड़ाया। लगता है सोने की तैयारी कर रहा हूँ, वे बड़बड़ाए। गांधी भवन पर वे उतरे तो हैरान रह गए। दिल्ली में कहाँ अब इतनी आवभगत होती है उन जैसे लोगों की। ओबी वैन तो 4 ही थे, लेकिन कैमरों की पूरी सेना ही तैनात थी। शहर की नामचीन हस्तियां मौजूद थीं, अवकाश प्राप्त जज, पुलिस अधिकारी, कलेक्टर, डॉक्टर, अनेक संपादक और कुछ कलाकार भी। वकीलों का पूरा हजूम था। हॉल खचाखच भर गया। आगे कुछ कतारों में कुछ निम्न वर्ग के लोग भी थे, गैस पीड़ित होंगे। वकील साहब आगे की कुर्सियों को अनदेखा करने की भरसक कोशिश करते रहे, पर नज़र उधर ही को फिसलती थी। उन्हें खुशी तो हुई कि पत्नी की आशंकाएं निर्मूल साबित हुई। एक भी काला झंडा नहीं, एक नारा नहीं लगा। फिर भी उन्हें कोई कमी अखर रही थी। एकाएक लगा किसी भी तरह के विरोध का अभाव उन्हें खल रहा है। जो बात फंसाने में नहीं थी वही नागवार गुजर रहा है। आज समझ में आया कि क्यों सजा पाने पर गुनहगारों को सुकून मिलता है। ऐसा कैसे हो सकता है कि लाखों गैस पीड़ितों में मुट्ठी भर लोग भी उनसे नाराज ना हो सकता है कि उनको इस कार्यक्रम का पता ही ना हो। उन्होंने खुद को समझाने की कोशिश की। सोचा समीर से पूछ लें, पर वो कहीं दिखाई नहीं दिया। एक निराकार सी आशंका उनके आत्मविश्वास को कुतरने लगी। उन्होंने पत्नी को देखा, वो निश्चिंत खड़ी लोगों से बतिया रही थी। कुछ राहत मिली। यहाँ सब सभ्य महत्वपूर्ण लोग बैठे, तो इसमें क्या बुरा हो सकता है। फिर भी लगा कुछ होने वाला है। वे आश्वस्त होकर मंच की तरफ बढ़े तो अक्रम उर्फ निष्कर्म ने उनसे कदम मिलाते हुए धीमी आवाज में कहा, सर, हम बुलाते तो 1-2 मंत्री भी आ ही जाते, लेकिन हम नहीं चाहते थे। क्या है, वो आते हैं तो उनकी पब्लिसिटी होती है। वकील साहब को लगा इन पर शक करके उन्होंने अच्छा नहीं किया। उसकी पीठ पर हाथ फेर कर आश्वस्त सा किया कि उन्हें यही पसंद है। पत्नी नीचे ही पहली पांख में बैठने लगी तो आरिफा बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़कर उन्हें मंच तक ले आई। कई गणमान्य हस्तियों ने मंच पर आकर उन्हें मालाएं पहनाई। उन्होंने दीपदान में नई रोशनी के लिए दीप जलाया, जिसमें पत्नी के कोंचने पर आरिफा को भी साथ रखा। गेंदों की महक से पूरा मंच खुशनुमा हो गया था। आखिर शोर थमा और माइक पर वो क्षण आया जिसका वे बेताबी से इंतजार कर रहे थे। समीर ने उनका परिचय दिया। आप इस देश के ही नहीं, दुनिया के महान वकीलों में गिने जाते हैं। इसलिए जब एक अंतर्राष्ट्रीय कंपनी को ज़रूरत पड़ी तो वो इन्हीं के दरवाजे पर गई। भोपाल में किसी को नहीं पूछना है कि वो अंतर्राष्ट्रीय कंपनी कौन सी कंपनी है। आप पूछेंगे कि इन वकील साहब ने कंपनी का काम किया तो फिर गैस पीड़ित क्यों इनको अपना मेहमान बनाए रहे हैं। इसलिए कि इन्होंने जो किया है वो करना सबके बूते में नहीं होता। इन्होंने अपनी किताब में साफ साफ लिखा है कि कार्बाइड का केस लड़ना इनकी भूल थी। ऐसी महान शख्सियत के दीदार रोज नहीं होते और इनको भूल का एहसास हुआ। इसमें भोपाल के अपन जैसे लोगों का भी योगदान होगा ही। हमारे नारों का कुछ शोर इन तक पहुंचा ही होगा। इसीलिए हमको अपने पर, अपने संघर्ष पर, अपने भोपाल के हौसले पर गर्व है और हमने वकील साहब को तहे दिल से शुक्रिया कहने के लिए अपना मेहमान बनाया है। इनके शान में हो जाए कुछ तालियां। करतल ध्वनि से हॉल थर्रा उठा। आज तक कटुक्तियों ने जिस सर को झुकने नहीं दिया था, वकील साहब का वो गर्वोन्मत्त सर इस स्नेह युक्त सम्मान के सामने ऐसे झुका कि लगा इतना भारी हो गया है वे इसे कभी उठा ही नहीं पाएंगे। समीर अब उनकी ओर मुड़ा। अपने सीने पर दायां हाथ रख उसने बड़े अदब से कहा, पहले एक गुजारिश है सर, छोटी सी। आप ये हिस्सा पढ़ के सुना दीजिए जिसने हम भोपाल वासियों को बताया है कि हमारा अथक संघर्ष नाकाम नहीं रहा। रोहिणी उनके पीछे से आकर उन्हें कागज पकड़ा रही थी। उसके हाथ में उसी अखबार का वही पन्ना था जो वो उनके घर लेकर आई थी। अंश के अनुवादक, उप संपादक और मुख्य संपादक अगली पांतों में बैठे थे, जिनसे उनका परिचय कराया जा चुका था और जिन्होंने अब सबसे पहले ताली बजाई। फिर से तालियों की गड़गड़ाहट से हॉल गूंज उठा। वकील साहब ने बड़ी मुश्किल से सर हिलाया और कुछ बुदबुदाए। रोहिणी के पूछने पर उनकी पत्नी ने बताया कि वे क्या कहना चाह रहे थे। वे हिंदी बोल तो लेते थे,
पढ़ना कहाँ उनके बस का था। फेसबुक पर जो आया था वो भी नौकर से पढ़वाया था। पति की हालत देखकर वे चकित थी। उन्होंने धीरे से पति के हाथ को छुआ और आंखों से सांत्वना दी। कोई बात नहीं सर, आप अपनी किताब में जो ये हिस्सा है अंग्रेजी में पढ़ दीजिए, फिर हम में से कोई आपको हिंदी में सुना देगा। समीर ने कहा, इसकी क्या ज़रूरत है, उन्होंने इनकार के भाव से कहा। आप उठिए मत, यहीं से पढ़ दीजिए, रोहिणी ने कहा। अब कई लोग जोर देने लगे। हॉल में से भी प्लीज़ 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 की पुकारें आने लगी। इतनी बार ये लफ्ज़ सुना वकील साहब ने कि सिर्फ उससे छुटकारा पाने के लिए उन्होंने हथियार डाल दिए। देखा जाए तो ज़रा सो था वो हिस्सा। आरिफा ने खुली किताब उन्हें पकड़ा दी। उन्होंने चश्मा लगाया और टेबल पर रखे माइक को अपनी ओर खींचकर अंग्रेजी में कहा, मैं कुछ और ही कहने की तैयारी करके आया था। मुझे कहना था कि अपनी लंबी अदालती पारी में यहाँ आके मुझे आज जो खुशी मिली है पहले कभी नहीं मिली। लेकिन ये भी सच है कि यहाँ आकर मुझे बहुत ही झेप सी लग रही है, बुरा लग रहा है। मुझे आज पता चला कि हमारे देश के लोगों के दिल कितने बड़े हैं। गैस पीड़ितों ने मुझे माफ़ कर दिया होता तो एक बात थी, पर इन्होंने मेरी ईमानदारी को ऐसे सर माथे लिया, इससे बढ़कर मुझे कुछ नहीं चाहिए। एक तरह से आपका अनुरोध भी ठीक ही है। जो मैंने किताब में कहा है, मेरे भावों की इससे बेहतर अभिव्यक्ति नहीं हो सकती। मैं वही अंश पढ़ रहा हूँ। और उन्होंने किताब का वो अंश पढ़ सुनाया, जिसका अनुवाद हाथ में लिए रोहिणी दूसरे माइक के पास खड़ी थी। कुछ ही मिनट लगे। अदालतों में एक ही सांस में लंबे लंबे वाक्य बेहिचक धारा प्रवाह बोल जाने में पारंगत वकील साहब को कितनी देर लगनी थी। फिर भी दो जगह वे कुछ अटके, कुछ रुके। ऐसा लग रहा था कि आत्मस्वीकृति के वे बोल आज ही सार्थक हुए हैं और अपने ही शब्दों के गहन होते जाते मायनों ने उन्हें विस्मित कर दिया। लगा जैसे कटघरे में खड़े हों। नज़र उठाकर उन्होंने आगे की पांतों में बैठे उन लोगों को देखा जो शायद गैस पीड़ित थे और जो टकटकी बांधे उन्हीं को देख रहे थे। हॉल में सन्नाटा था। पढ़ना खत्म होते ही रोहिणी ने कहा, मैं पढ़ती हूँ। हर इंसान अपने पेशे में कभी ना कभी कुछ ऐसा करता ही है जिसका उसे अफसोस होता है। रोहिणी ने माइक पर पढ़ना शुरू किया। पेशा कोई भी हो, उसे अपनाने वाला कभी पूर्णतः निष्कलंक नहीं रह सकता। पेशे की मजबूरी तो होती ही है। हम पेशाओं का एक अलग समाज सा होता है। आपस में होड़ लगी रहती है। उसमें अपने गौरव की लौ औरों के आंखों में ईर्ष्या बन के चमकती है, और जब आप उसकी रोशनी में नहा उठते हैं तो रात में नींद नहीं आती। खुशी दिल में कुलांचे भरती है और चेहरे पर बेवजह मुस्कुराहट आती रहती है। इस माहौल का भी दबाव रहता है। वकील को जितना बड़ा ग्राहक मिले, उसके लिए चुनौती उतनी ही बड़ी होती है, क्योंकि केस तो जो होता है सो होता है, उसके इर्द गिर्द भी बहुत कुछ होता है। ग्राहक की प्रतिष्ठा, उसका मान सम्मान उसके वकील से आ जुड़ता है, मानो नौकर मालिक की हैसियत का अंशधारक हो जाता है। ग्राहक के व्यवसाय की बारीकियां, उनकी गोपनीयता, व्यावसायिक के साथ साथ निजी संबंधों के राज, उनको एक धागे में पिरोती राजनीति की धारा, ऐसे कितने ही स्थूल और सूक्ष्म कारक केस में गुंथे रहते हैं। एक सघन विश्व सा निर्मित हो जाता है, स्वायत्त सा। इस दुनिया का होकर भी इससे अलग उसका एक अस्तित्व होता है। दृष्टि उसी कटी छुटी दुनिया के आकाश में विचरती है। यह सब हर बड़ा वकील जानता है। ऐसे केस उसको देश दुनिया के हुक्मरानों का राजदार बनाते हैं। ऐसे केस उसको उस अल्पसंख्या में शामिल कर देते हैं जो दुनिया पर शासन करते हैं, जो लाखों जिंदगियों का फैसला करते हैं। ये उसे सत्ताधारी होने का तो नहीं, सत्ताधारियों की दुनिया के एक कोने में खड़े होने का अनिर्वचनीय सुख देता है। ये उसको इस एहसास से भर देता है कि इतने सबल समर्थ लोग भी आज उसकी बुद्धि पर निर्भर हैं, उसकी सुनेंगे, उसकी मानेंगे। इसका नशा जिसने भोगा है उसका लती हो जाता है। ऐसे केस मिलने पर वकील सिर्फ इतराते नहीं हैं, वे अपने महत्व के बोझ से भर आते हैं। उनका स्व इतना भारी हो जाता है, खुद से ही ढोया नहीं जाता। फिर भी ऐसा ही एक केस है जिसे लेने का मुझे बहुत ही अफसोस होता है। शायद अफसोस सही लफ्ज़ नहीं है, शायद मुझे पश्चाताप होता है। ये केस है भोपाल के गैस कांड का केस। जब उन पर चल रहा आपराधिक मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो मैं यूनियन कार्बाइड का प्रमुख वकील था, उनकी वकीलों की टीम का नेता। मैंने अपने ग्राहक को पूरी निष्ठा से अपनी सेवाएं दी। एक वकील की हैसियत से मैंने विधि शास्त्र के अपने समूचे ज्ञान को रचनात्मकता से उसके हित में इस्तेमाल किया। कंपनी पर आपराधिक मानव वध का मुकदमा चल रहा था।
जो हत्या तो नहीं होती पर उससे थोड़ा सा ही कम संगीन मामला होता है। मैंने आखिर उसे लापरवाही से हुई एक दुर्घटना के केस में तब्दील करवा ही लिया। निश्चित रूप से शक्ति संपन्न लोगों में ये मेरी बड़ी उपलब्धियों में गिना जाता है, लेकिन मुझे आज ये अपनी उपलब्धि नहीं लगती। मैकबेथ में शेक्सपियर कहते हैं, थिंग्स विदाउट ऑल रेमेडी शुड बी विदाउट रिगार्ड, व्हाट इज डन इज डन। यानी जिन चीज़ों का कोई इलाज नहीं उनकी परवाह नहीं करनी चाहिए, जो हुआ सो हो चुका। काश ये शब्द मुझे सांत्वना दे पाते। मेरा मामला मैकबेथ जैसा मामला तो नहीं है। मैकबेथ ने राजवध किया था, राजा का कत्ल किया था। मैंने ऐसा तो कुछ नहीं किया, फिर भी यही बात मुझे रह रह कर याद आती रहती है। जानता हूँ कंपनी कोई शख्स नहीं, लेकिन कानून में कंपनियों को भी शख्सियत बख्शी गई है, और अब मैं सोचता हूँ कि उस शख्सियत का कोई मूर्त रूप होता तो क्या उसके हाथ खून में रंगे होते। मैंने उसका हाथ पकड़ा जिस पर मानव वध का इल्ज़ाम था। मैंने वो हाथ पकड़ा जिस पर मानव रक्त लगा था। क्या उस खून के कुछ दाग मेरे हाथ पर नहीं लगे होंगे? ये सवाल मुझे आज परेशान करते हैं। इससे ज़्यादा कुछ कहना अपने ग्राहक से गद्दारी होगी, अदालत में दी गई अपनी ही दलीलों का प्रतिकार होगा। लेकिन इसी से जुड़ा एक और सवाल जहन में सर उठाता है, बार बार मुझे सताने लौट आता है। क्या एक लोकतंत्र में जनता मालिक नहीं होती? क्या आम नागरिकों की हत्या राजहत्या के समान नहीं होती? क्या ऐसे करने वालों पर वही इल्ज़ाम नहीं लगना चाहिए जो मैकबेथ का गुनाह था? इन सवालों के कोई भी जवाब मेरे पास नहीं है, न शायद मुझे कभी मिलेंगे। मुझे संतोष है कि मैंने अपने पेशे की नैतिकता पूरी तरह निभाई, फिर भी दुविधा है कि पीछा नहीं छोड़ती। मुझे इसकी परवाह नहीं है कि इस केस से मेरा नाम हुआ या मैं बदनाम हुआ। आज अपने उस फैसले की नैतिकता पर मेरे जहन में सवाल उठते हैं। बहैसियत वकील ही नहीं, एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर भी मैं कभी नहीं कह सकता कि किसी भी आरोपी को वकील ना मिले। हर आरोपी को अपने बचाव का हक है, होना चाहिए। उसे वकील ना मिले ये पूरी तरह से मुझे नामंजूर है। कार्बाइड को भी कोई ना कोई वकील तो मिलता ही। मैंने जब केस लिया तब भी कईयों ने कहा था मत लो, पर मैंने लिया। क्यों? क्योंकि ये मेरे लिए बड़ी चुनौती थी। इसमें बहुत पैसा मिलने वाला था, ये सब तो था ही, पर इससे भी ज़्यादा कुछ था। उसे ठीक ठीक बता पाना मुश्किल है। इतिहास में इस तरह के इने गिने ही केस हैं, उनमें एक से जुड़ने का ये मौका था। पर कार्बाइड की ही तरफ से क्यों? मैं दूसरी तरफ से भी तो जुड़ सकता था। मैं नहीं जानता किस चीज़ ने मुझे ऐसे खींचा। शायद मैं उस वक्त सिर्फ एक वकील रह गया था, एक पेशा रह गया था, और उस ज़माने के तमाम उथल पुथल के बीच भी ये मेरे लिए महज एक केस रह गया। इतने साल गुजर गए इस बात को, पर क्यों ये खलिश अभी तक है? मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है। बस इतना लगता है कि पेशे की नैतिकता और अपनी निजी नैतिकता के बीच क्या कभी कोई संतुलन बन पाएगा? क्या हमेशा इनमें टकराव ही रहेगा? शायद एक असमान समाज में ये नैतिकताएं अलग ही रहेंगी। क्या इनमें हमेशा दूरी बनी ही रहेगी? क्या लेडी मैकबेथ की राय ही हमारे नैतिक संसार का सूत्रवाक्य है? जवाब नहीं है मेरे पास, पर मेरे जैसा अदना इंसान शेक्सपियर की लेडी मैकबेथ की ये बात मानने को मजबूर है कि जो हो चुका वो हो चुका, अब कुछ नहीं हो सकता। फिर भी मैं निश्चिंत नहीं हो पाता। मुझे लगता है कि जो मैंने किया उसका कुछ रेमेडी नहीं, कोई उपचार नहीं। बस मैं इतना जानता हूँ, मुझे कार्बाइड का केस नहीं लेना चाहिए था। रोहिणी की आवाज़ थर्रा उठी। उसने अखबार का पन्ना मोड़कर सामने रख दिया। कुछ देर खामोशी छाई रही। ईमानदारी इसे कहते हैं। जब ईमानदारी के दर्शन हो तो उसका स्वागत करना चाहिए। समीर के लफ्ज़ों ने खामोशी को तोड़ा। लगा जैसे कोई बांध टूट गया। भावावेश में लोग खड़े हो गए और तालियों की गड़गड़ाहट का सैलाब सा आ गया। आगे की पांख में लोग बैठे ही रहे। वकील साहब ने नोट किया, उन्होंने ताली नहीं बजाई। समीर ने लिफाफे में से एक प्रशस्ति पत्र निकाला, पढ़कर सुनाया और वकील साहब को आदर से पेश किया। तालियां बजती ही रहीं। हम भोपाल के गैस पीड़ित एक ईमानदार वकील का सम्मान करते हैं कि हमारे प्रति उन्होंने अपनी जिम्मेदारी कबूल की और हमें यह एहसास दिलाया कि हमारी आवाज़ इतनी मजबूत थी कि आखिर उनके कानों तक पहुंच ही गई। प्रशस्ति पत्र का मुख्य अंश था। सारी आशंकाएं निर्मूल निकली। इतना सुंदर, इतना सादा समारोह
कोई वैमनस्य नहीं। वकील साहब का कंठ अवरुद्ध हो आया। उनसे धन्यवाद भी कहते नहीं बन रहा था। तस्वीरें खींचती रही। सबसे शांति से बैठ जाने का आग्रह करते हुए रोहिणी ने कहा, अब इस कार्यक्रम का अंतिम भाग है। वकील साहब हमारे संगठन आस्क को डोनेशन देंगे, ऐसा उन्होंने इच्छा जाहिर की है। हम उनकी इस इच्छा का भी सम्मान करते हैं। इससे पहले कि वे चेक पर हस्ताक्षर करें, हम एक दो बातें कह देना चाहते हैं। वकील साहब निर्विकार से बैठे थे, अपने में गुम। इस तरफ उनका ध्यान नहीं था। रोहिणी माइक पर बोले जा रही थी। उन्होंने कार्बाइड का केस लिया, इसका उनको पश्चाताप होता है, रिग्रेट है ना सर। जो हो चुका वो तो हो ही चुका। फिर भी अभी भी इसकी कुछ रेमेडी, कुछ उपचार हम सुझा सकते हैं। जहां तक हमें मालूम है, जिस जमाने में आपने कार्बाइड की वकालत की, उस जमाने में सुप्रीम कोर्ट में एक दिन की हाजिरी की आपकी फीस 10 लाख थी। क्या यह सच है वकील साहब? वकील साहब की पत्नी ने पर्स में से उनका चेकबुक निकालकर उन्हें पकड़ाया ही था और वे अपने कुर्ते के ऊपरी जेब से पेन निकाल रहे थे। रोहिणी का सवाल उन्होंने सुना ही नहीं। मुस्कुराकर बोले, क्या पूछ रही है? क्या उस जमाने में आप एक बार अदालत में पेश होने के 10 लाख रुपए लेते थे? वकील साहब ने अपनी हथेली लहराकर सवाल विनम्रता से दरकिनार कर दिया, पर उनकी सलज्ज हंसी ने जतला दिया था कि इन गरीबों की कल्पना में भी उन ऊंचाइयों को छूने की कुव्वत नहीं है जो उनकी वित्तीय अवस्था की थी। 10 लाख, इतना तो उनके चेंबर की दहलीज के भीतर कदम रखने के लगते थे। सॉरी सर, शायद मुझसे गलती हुई। एक पेशी के आप 1996 में 10 लाख रुपए लेते थे, ऐसा सुना था। मगर आप तो इतने लंबे केस में कई कई बार कई कारणों से कार्बाइड की तरफ से पेश हुए। हमने गिना सर, पूरी 28 पेशियों में आप सुप्रीम कोर्ट में उनकी तरफ से खड़े हुए। 28 या 27, पूरे 2,80,00,000 तो सिर्फ आपके पेश होने की फीस हुई। सिर्फ 5 मिनट और सर, बस कार्यक्रम खत्म होने ही वाला है और कहानी भी खत्म होने वाली है, अगर आप उब गए हो तो। सिर्फ 5 मिनट और सर, बस कार्यक्रम खत्म होने ही वाला है। प्लीज सब लोग शांत हो जाएं। हमको देखिए ना सर, गैस पीड़ितों को ही देखिए। हमको मुआवजा मिलता है तो ऐसे ही फुर्र हो जाता है। मकान बनवा लिया, छप्पर छवा लिया, बेटी की शादी कर दी, दादी की आंख बनवा ली। हमको पैसों का मैनेजमेंट नहीं आता, आपको तो आता ही है। आपके 2,80,00,000 तो अब तक 10 गुना बढ़ गए होंगे। जमीन जायदाद की शक्ल में होंगे, स्टॉक मार्केट से मुनाफा आपने कमाया होगा। जो भी हो सर, हम यह हिसाब नहीं करना चाहते। अपनी जिंदगी का हिसाब तो हम करवा नहीं सके, आपके पेशे की कमाई का हिसाब क्यों करें? सिर्फ मूलधन और उसके मामूली से ब्याज की बात करते हैं। अगर आपने सिर्फ इसे फिक्स डिपॉजिट में रखा होता तो उस जमाने के 10% के हिसाब से ले लेते हैं तो 2 करोड़ के 20 लाख रुपए सालाना आपको मिलते। 80 लाख के तो और भी मिलते, पर चलिए हम मोटा मोटा हिसाब कर रहे हैं, उसको गिन ही नहीं रहे। और पिछले 27 सालों में हर साल के सिर्फ 20 लाख भी जोड़ लें तो 5,40,00,000 हो जाते हैं। सर, हम तो सिंपल ब्याज गिन रहे हैं, हमने तो 80 लाख को इसमें गिना भी नहीं। हमने तो ब्याज पर ब्याज तो नहीं गिना। हम क्या करें, हमारा हिसाब किताब यूं ही कमज़ोर है। तब भी हम समझते हैं कि आपके धन में हम लोगों की मौत की वजह से कम 7-8 करोड़ का इजाफा हुआ है। सर, इतना रुपया तो यहाँ किसी ऐसे परिवार को भी नहीं मिला जिसके कई कई सदस्य गैस खा के जवानी में ही मर गए। वकील साहब सन्नाटे में थे। ये तो प्रशंसा के बाद जूता पड़ रहा था। सभागृह में बैठे लोगों में खुसर फुसर शुरू हो चुकी थी। जो लोग सुबह उनके लिए गुलदस्ते लिए हवाई अड्डे पर खड़े थे, अब उनके चेहरों पर विद्रूप भरी मुस्कान तैर रही होगी, वे जानते थे। अपने सबसे नज़दीकी दोस्त के भी दुर्भाग्य में ऐसा तो कुछ होता ही है जो आपको नापसंद नहीं होता। ये किसी कवि ने कहा है, उन्हें याद आया। ये लोग तो दोस्त भी नहीं थे। वकील साहब की कलम खुली चेकबुक पर मंडराती हुई रुक गई। वो पैसा मैं आपको दे दूंगा, डोनेशन, वकील साहब ने कहा, पर उनकी आवाज़ बहुत ही हल्की थी, बमुश्किल मंच पर उपस्थितों को सुनाई दी। वकील साहब कह रहे हैं कि वे इस केस की सारी कमाई हमको डोनेट कर देंगे, ये उनका प्रायश्चित है। माइक पर रोहिणी ने उनका कह सुनाया। हॉल में खलबली मच गई। कुछ तालियां बजते बजते चुप हो गईं।
लोगों के बोलने की आवाज़ें आने लगी। शांत हो जाइए, हमारी बात भी सुन लीजिए, रोहिणी ने जोर से माइक पर कहा। कुछ देर लगी पर शोर कुछ थमा। वकील साहब, हमें यह धन नहीं चाहिए। आप समझते हैं कि जो आपने कमाया वह आप आज हमें दे देंगे तो आपका प्रायश्चित हो जाएगा? हो सकता है कि आपको ऐसा करके अच्छा लगे, लेकिन आपको क्या अच्छा लगेगा इसकी हम परवाह क्यों करें? यह धन हमें दान में नहीं चाहिए। कार्बाइड से जो मिलता वो न्याय के अंग के रूप में मिलता। आप जैसे वकीलों ने वो रकम भी कम करवा दी। उनको जो सज़ा मिलनी चाहिए थी वो भी नहीं मिलने दी। आप जान लीजिए कि आपको जो फीस मिली उसे हम किस नज़र से देखते हैं। हमारी नज़र में वो आपका कमीशन है। नाइंसाफ़ी में आपने जो मदद की उसके लिए मिली रिश्वत है। वो हमें नहीं चाहिए। हमें आपसे डोनेशन नहीं चाहिए। वकील साहब चेकबुक को घूर रहे थे। कैमरे उन्हें घूर रहे थे। सामने बैठे शहर के गणमान्य लोग उन पर निगाहें गड़ाए थे। अभी अभी मिला प्रशस्ति पत्र, वे उसके योग्य हैं या नहीं? उनकी इज्जत दांव पर लग गई थी, इस अदालत में नहीं। नहीं नहीं नहीं, उनकी इज्जत दांव पर लग गई थी इस अदालत में। नहीं नहीं, दांव पर नहीं लगी, लुट गई। रुपया कितना भी दे दें, अब खोई प्रतिष्ठा हासिल नहीं होगी, वे जान गए थे। जनता की अदालत का निर्णय उनके दिल ने सुन लिया था। पत्नी ने जल्दी से खड़े होते हुए कहा, इनकी तबीयत ठीक नहीं है, प्लीज़ गेट मी अ डॉक्टर, कॉल एन एम्बुलेंस। विकल से होकर वे भी उठ खड़े हुए। उनका गला सूख गया था। उन्होंने मुंह खोला पर एक शब्द भी मुंह से नहीं निकला। हाथ से मोबलांग का पेन खिसक कर नीचे जा गिरा। समीर ने झट से वकील साहब को थाम लिया। आरिफा ने झुक कर कलम उठाई और उनकी जेब में खिसका दी और उन्हें आराम से बिठाते हुए कहा, परेशान ना होइए सर, पानी पीजिए। वकील साहब का नीला कुर्ता पसीने में गीला हो गया था। मंच पर पड़ा खुला चेकबुक फड़फड़ा रहा था। शुक्रिया।